चलिए, तो इस तरह से हम देखेंगे। ये जो बड़ा गोला है ये है भारत। संविधान की भाषा में इसे हम केंद्र यानी कि सेंटर समझेंगे, संघ यानी कि यूनियन समझेंगे। इस बड़े गोले के अंदर मतलब भारत के अंदर 28 राज्य और 8 संघ शासित प्रदेश यानी कि यूनियन टेरिटरीज और स्टेट्स शामिल हैं। तो एक गोला हमने एक राज्य का उदाहरण ले लिया, मान लेते हैं छत्तीसगढ़ है, ठीक। इस पूरे भारत के लिए हमारे पास एक संरचना, एक स्ट्रक्चर है जिसे हम कहते हैं संसद, इंग्लिश में इसे पार्लियामेंट कहते हैं। संसद के कितने अंग होते हैं? 3, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। देयर आर 3 ऑर्गन्स ऑफ पार्लियामेंट। अच्छा, जैसे पूरे भारत के लिए संसद है, वैसे ही राज्य में क्या होगा? विधायिका। राज्य में क्या होगा? विधायिका। विधायिका, या इसी को हम क्या बोल देंगे? विधान मंडल। विधान मंडल इंग्लिश में क्या बोलेंगे? स्टेट लेजिस्लेचर। क्या बोलेंगे? स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक। हमने यहां कहा संसद के 3 अंग होते हैं, लेकिन राज्य के मामले में मैं क्या कहूंगा कि एक राज्य के स्टेट लेजिस्लेचर या एक राज्य के विधानमंडल में 3 अंग हो सकते हैं। मैं क्या कह रहा हूं? होते हैं। इधर बोल रहा हूं होते हैं, इधर बोल रहा हूं हो सकते हैं। ये स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक, हो सकते हैं। जैसे संसद का एक अंग लोकसभा होता है, राज्य में क्या कहलाएगा? विधानसभा। राज्य में क्या कहलाएगा? विधानसभा। जैसे राज्यसभा होता है, राज्य में क्या कहलाएगा? विधान परिषद। विधान परिषद। इंग्लिश में इसे कहेंगे हम लेजिस्लेटिव असेंबली। लेजिस्लेटिव असेंबली। और इसे कहेंगे लेजिस्लेटिव काउंसिल। जैसे राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट का एक पोस्ट होता है, वैसे ही राज्य में क्या होगा? एक पद होगा, एक पोस्ट होगा, जो किसका होगा? राज्यपाल का होगा। गवर्नर राज्यपाल का होगा, ठीक। ठीक, इस तरह की संरचना हमें पूरे भारत में दिखाई देगी। मतलब 4 प्रकार के सदन दे सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे बातों का, मैंने कहा संसद के 3 अंग होते हैं और इस तीनों अंगों में राष्ट्रपति संसद के अभिन्न अंग होते हैं। क्या होते हैं ये? अभिन्न अंग, है ना। प्रेसिडेंट टू बी द इंटीग्रल पार्ट ऑफ पार्लियामेंट। तो आपसे पूछा जा सकता है कि भाई संसद के तीनों अंगों में अभिन्न अंग किसे कहा जाता है? राष्ट्रपति की। इंटीग्रल पार्ट किसे कहा जाता है? राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट, ठीक। अच्छा, लेकिन मैंने जब राज्य में आया तो मैंने क्या कहा कि किसी राज्य की विधायिका के 3 अंग हो सकते हैं। मतलब जरूरी नहीं तीनों हो, जरूरी नहीं है तीनों हो, 3 अंग हो सकते हैं, बोला ना। देयर मे बी 3 पार्ट्स ऑफ अ स्टेट लेजिस्लेचर। तो जरूरी कौन सा नहीं होगा? ये जरूरी नहीं है कि सारे राज्यों के विधायिका में तीनों अंग हों। अब तीनों अंग हो ये जरूरी नहीं है, मतलब कोई एक अंग जरूरी नहीं कि वो हो सारे राज्यों में। तो वो अंग कौन सा है? विधान परिषद, लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक। मतलब लेजिस्लेटिव काउंसिल कुछ ही स्टेट्स में है, इसका मतलब ये हो गया। तो एक और फैक्ट बन जाता है कि भारत में वो कौन कौन से स्टेट्स हैं, राज्य हैं, जहां विधान परिषद है। एक प्रश्न बन जाता है। लेजिस्लेटिव काउंसिल इन इंडिया, अब एक क्वेश्चन बन जाता है कि भारत में वो कौन कौन से राज्य हैं जहां लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी कि विधान परिषद है। ये देख लो आप, भारत में यही वो 6 राज्य हैं जहां के स्टेट लेजिस्लेचर यानी कि विधायिका में विधान परिषद है। यूपी एक हो गया, यूपी, ये यूपी का भाई, बिहार, यूपी बिहार, घूम के आओ, ये क्या है? आंध्रा। और घूम के आओ नीचे से ऊपर चढ़ो, ये क्या है? कर्नाटका। ऊपर चढ़ो, ये क्या है? महाराष्ट्र। और ये क्या है? तेलंगाना। ये क्या है?
तेलंगाना। तो अब एक फैक्ट आपको पता चल गया कि भारत में केवल कितनी विधान परिषद है? 6। देयर आर 6 लेजिस्लेटिव काउंसिल्स इन इंडिया। 6 कौन कौन से हैं? यूपी, बिहार, आंध्रा, घूम के ऊपर चढ़ो, कर्नाटका, कर्नाटका से ऊपर चढ़ो, महाराष्ट्र, दोनों के बीच में तेलंगाना। तो क्या मैं ये कह सकता हूं यही वो 6 राज्य हैं जहां की विधायिका यानी कि स्टेट लेजिस्लेचर में तीनों ऑर्गन है, तीनों अंग हैं? तो यही वो 6 राज्य हैं जहां की विधायिका में तीनों अंग हैं, मतलब विधानसभा भी है, विधान परिषद भी है और राज्यपाल भी है। ठीक है, बाकी बच गए 22 राज्य। 22 राज्य बच गए। अब 22 राज्यों की विधायिकाओं में कितने अंग हैं? 2, केवल 2, विधानसभा और राज्यपाल। ये बात क्लियर है? ये तो स्टेट की बात क्लियर हो गई, लेकिन हमारे यहाँ संघ शासित प्रदेश भी तो है, यूनियन टेरिटरीज भी तो है, उसकी बात पे चलते हैं, संघ शासित प्रदेश में चलते हैं। चलिए, चलिए अब भारत में देख लेते हैं। अब आप लोग अगर पिछला याद होगा ना, स्कूल में जो आप पढ़े होंगे तो आप लोग पढ़े होंगे देयर आर 7 यूनियन टेरिटरीज इन इंडिया। 7 संघ शासित प्रदेश आप लोगों ने पढ़ा होगा, लेकिन आप लोगों को नहीं मालूम कब ये 7 से 9 हो गया और 9 से फिर वापस 8 हो गया। अभी कितने यूटीज हैं, कितने संघ शासित प्रदेश है भारत में? 8। वो ये ध्यान रखो, वो कैसे हुआ आप पढ़ोगे बाद में। पहला, ऊपर देखो, जम्मू कश्मीर पहले एक राज्य था, एक स्टेट था, लेकिन अभी जम्मू कश्मीर राज्य नहीं है। जम्मू कश्मीर को 2 भागों में बांट दिया गया और 2 यूनियन टेरिटरीज बना दिया गया। एक बन गया जम्मू कश्मीर और एक लद्दाख। तो 2 यूटी ऊपर हो गए। उससे ठीक नीचे उतरोगे चंडीगढ़, उससे थोड़ा सा और नीचे उतरोगे दिल्ली। 4 तो ये गुच्छा यही हो गया ऊपर, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, चंडीगढ़, दिल्ली। ठीक, अब अपन एक साइड आ जाते हैं, इधर इस साइड आ जाते हैं। ये यहाँ और यहाँ गुजरात और महाराष्ट्र बॉर्डर में मिलाकर यहाँ पर पहले आप लोग स्कूल में पढ़ोगे दादर नगर हवेली और दमन दीव अलग अलग, लेकिन अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, दोनों छोटे छोटे यूटी थे, तो बोला कि साला ऐसे प्रशासन में बहुत दिक्कत होता है, एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत कॉम्प्लेक्सिटी आ जाती है, काम करते दोनों को मिला देते हैं। तो मिला दिया, तो अब दोनों मिलाकर एक बन गया। तो नाम क्या है पूरा? दादर नागर हवेली दमन दीव। अब इस एक यूटी का नाम क्या है? दादर नागर हवेली दमन दीव। और इधर देखो ये आइलैंड का ग्रुप, द्वीपों का समूह, इसे क्या कहते हैं? लक्षद्वीप। तो ये हो गया दादर नागर हवेली दमन दीव लक्षद्वीप। इधर आ जाते हैं, इधर ये तो आप जानते हो अंडमान निकोबार आइलैंड्स। ठीक, और ये है पुदुचेरी और एक है पुदुचेरी। स्कूल में आप लोग पौंडीचेरी पढ़े होंगे, लेकिन इसका नाम बदल दिया गया है, अब क्या हो गया है? पुदुचेरी। अच्छा, ये पुदुचेरी के बारे में देख लो। ये आंध्र प्रदेश है, ये तमिलनाडु है, ये केरल है। इधर आंध्र प्रदेश के बगल में इधर एक आइलैंड है जिसका नाम क्या है? यनम। जिसका नाम क्या है? यनम है। ठीक, और ये जो तमिलनाडु है इसके बगल में इधर समुद्र में 2 आइलैंड और है, इसका नाम है पुडुचेरी। इसका नाम पुदुचेरी है। और एक इसका नाम क्या है? कराईकल। क्या नाम है इसका? कराईकल। और एक आइलैंड इधर केरला के इस साइड है, इसका नाम क्या है? माहे। दिस इज माहे। तो जो पुदुचेरी संघ शासित प्रदेश है, ये वास्तव में 4 द्वीपों का समूह है। कौन कौन से? जीके में पूछ सकता है आपसे, कौन कौन से आइलैंड है इसमें? यनम, पुदुचेरी, कराईकल, माहे। इधर राइट साइड में कौन कौन से हैं? राइट साइड में आंध्र प्रदेश के बगल में कौन सा है? यनम। तमिलनाडु के बगल में दो है, कौन कौन? पुदुचेरी और कराईकल। और इधर केरला के बगल में इधर माहे। तो ये 4 द्वीपों का समूह है। इस चारों द्वीपों को मिलाकर एक संघ शासित प्रदेश बनता है जिसका नाम है पुदुचेरी। और चूंकि इन चारों द्वीपों में सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? पुदुचेरी है, सबसे बड़ा, इसीलिए इस संघ शासित प्रदेश का नाम पड़ गया है पुदुचेरी। क्लियर है?
अच्छा चलो, अब जब यहीं आ गए तो राजधानियां पता है आपको यूटीज की, संघ शासित प्रदेश की। चलो देख लेते हैं। जम्मू कश्मीर की कितनी राजधानी है? 2 है, एक समर कैपिटल और एक विंटर कैपिटल, ग्रीष्मकालीन और एक शीतकालीन। ग्रीष्मकालीन क्या है? ग्रीष्मकालीन समर कैपिटल है श्रीनगर, समर कैपिटल श्रीनगर है, हाँ, और विंटर कैपिटल है जम्मू। जम्मू शीतकालीन राजधानी जम्मू और समर कैपिटल श्रीनगर। ठीक। लद्दाख की राजधानी लेह, लद्दाख की राजधानी लेह। दिल्ली की राजधानी, वैसे दिल्ली होता है लेकिन जो नाम है ना एरिया, जो एरिया है वो न्यू दिल्ली बोल सकते हो आप, न्यू दिल्ली। चंडीगढ़ की राजधानी चंडीगढ़, सेम। दादर नगर हवेली दमन दीव की राजधानी दमन, इसकी राजधानी दमन है। इसकी राजधानी कावरत्ती, इसकी राजधानी कावरत्ती। इसकी राजधानी पुदुचेरी, पुदुचेरी की राजधानी पुदुचेरी। अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर, पोर्ट ब्लेयर। ये ठीक। चलो अब अपन प्रॉपर संविधान में आ जाते हैं कि संघ शासित प्रदेशों की क्या स्थिति है। सबसे पहले अपन ये देखते हैं कि इन 8 संघ शासित प्रदेशों में क्या विधायिका है, विधानमंडल है, यानी कि स्टेट लेजिस्लेचर है क्या। पहले ये सवाल पूछते हैं कि 8 संघ शासित राज्यों में तो सब में विधायिका है, सारे राज्यों में विधानमंडल है ना, स्टेट लेजिस्लेचर सारे स्टेट्स में। लेकिन सवाल यह है कि क्या संघ शासित प्रदेशों यूटीज में सब में स्टेट लेजिस्लेचर है, विधानमंडल है? नहीं है, केवल 2 जगह है। कहाँ कहाँ? एक तो ये दिल्ली है, दिल्ली है, एक दिल्ली में है और एक पुडुचेरी, एक दिल्ली है और एक पुडुचेरी, केवल 2। मतलब आपको एक जवाब और मिल गया कि आउट ऑफ 8 यूनियन टेरिटरीज ओनली दिल्ली एंड पुडुचेरी हैव स्टेट लेजिस्लेचर्स। 8 संघ शासित प्रदेशों में केवल दिल्ली और पुडुचेरी में राज्य विधायिका है, मतलब विधायिका है, विधानमंडल है। ठीक है। अच्छा, अब विधानमंडल है तो जाहिर सी बात है बाकी जगह तो विधान परिषद का सवाल खड़ा ही नहीं होता। दूसरी बात, अब एक सवाल और, यहाँ विधानमंडल है दोनों जगह, क्या विधान परिषद है? तीनों अंग है यहाँ? इसका जवाब है नहीं, है ना। विधान परिषद केवल वो 6 राज्यों में है और कहीं नहीं है। अभी क्लियर है? अच्छा, अब एक बात पे आते हैं कि ये 8 यूटी है। 8 यूटी में, 8 संघ शासित प्रदेश में कौन होता है? एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं। क्या होते हैं? एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर्स। इन्हें कहते हैं हम प्रशासक। इन्हें क्या कहते हैं हम? प्रशासक। इन 8 संघ शासित प्रदेशों में प्रशासक जरूर होते हैं, विधानमंडल हो ना हो प्रशासक जरूर होते हैं। प्रशासक इसलिए बोला जाता है कि अलग अलग संघ शासित प्रदेशों में, अलग अलग यूटीज में इन प्रशासकों का जो पद नाम है ना अलग अलग है, पोस्ट का नेम अलग अलग है। तो अभी इन्हीं प्रशासकों को कुछ जगह क्या बोला जाता है? उपराज्यपाल। क्या बोला जाता है? उपराज्यपाल। गवर्नर, उपराज्यपाल बोले तो लेफ्टिनेंट गवर्नर, जिसको आप लोग लेफ्टिनेंट पढ़ते हैं उसी को बोल रहा हूं, लेफ्टिनेंट गवर्नर। ठीक। अब सवाल ये पैदा होता है कि कौन कौन से संघ शासित प्रदेश हैं जहां के प्रशासक का पद नाम लेफ्टिनेंट गवर्नर है। ये देखो, 1 2 3 4 5, ये 5 संघ शासित प्रदेश हैं जहां का एडमिनिस्ट्रेटर का पोस्ट नेम क्या है? लेफ्टिनेंट गवर्नर। बहुत आसान है, इधर का छोड़ दो, ये 3 इधर ही से पकड़ो ऊपर से, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, दिल्ली, पुडुचेरी, अंडमान निकोबार। अब ये 2 ऐसे संघ शासित प्रदेश हैं जहां के प्रशासक को
गवर्नर ही कहते हैं, मतलब राज्यपाल ही कहते हैं। ये गवर्नर, जैसे स्टेट में बोलते हैं ना गवर्नर, वैसे ही राज्यपाल। और चंडीगढ़ एक ऐसा संघ शासित प्रदेश है जहां के प्रशासक को चीफ कमिश्नर कहते हैं। जहां के प्रशासक को क्या कहते हैं? चीफ कमिश्नर। क्लियर है? हाँ, ठीक है। प्रशासक, जहां तक एडमिनिस्ट्रेटर की बात आई तो हम 8 देख लिए, 8 में प्रशासक हैं। लेकिन जब स्टेट लेजिस्लेचर विधानमंडल की बारी आती है तो केवल कहाँ है? दिल्ली और पुडुचेरी। मतलब दिल्ली और पुडुचेरी के स्टेट लेजिस्लेचर विधानमंडल में केवल 2 अंग हैं, एक विधानसभा और एक लेफ्टिनेंट गवर्नर, है ना, लेफ्टिनेंट गवर्नर। समझ गए ना? एक विधानसभा और एक उपराज्यपाल। विधान परिषद तो है ही नहीं कहीं। क्लियर है? चूंकि इन प्रशासकों का पदनाम अलग अलग है तो कॉमन नाम क्या बोलते हैं अपन? एडमिनिस्ट्रेटर। क्लियर है? कैसे नोनी? अच्छा, अब यहां अब ये बात क्लियर हो गई, ये स्ट्रक्चर आपको क्लियर हो गया। अब वापस यहां आते हैं। क्लियर है? चलो देखो, ऐसे क्या हो गया? कोई आया क्या? अब देखो, इसे हम केंद्रीय विधायिका कहते हैं। इसे क्या कहते हैं हम? केंद्रीय विधायिका, सेंट्रल लेजिस्लेचर। इसे क्या कहते हैं हम? केंद्रीय विधायिका, विधायिका। या फिर इसे एक और शब्द इसका इस्तेमाल करते हैं, व्यवस्थापिका। क्या इस्तेमाल करते हैं? व्यवस्थापिका। हिंदी में टिपिकल वर्ड आते हैं, इंग्लिश में क्या बोलेंगे? सेंट्रल लेजिस्लेचर। सेंट्रल, देखो लेजिस्लेचर किसको बोलते हैं? विधायिका किसको बोलते हैं? जो विधि बनाती है। विधायिका किसको बोलते हैं? जो विधि बनाती है। लेजिस्लेचर किसे बोलते हैं? वन हु लेजिस्लेट। ठीक, तो हमारे यहां 2 सरकारें होती हैं। एक पूरे भारत के लिए सरकार होती है सेंट्रल गवर्नमेंट, और एक स्टेट में सरकार होती है स्टेट गवर्नमेंट ना। जब 2 सरकारें होती हैं तो 2 विधायिका भी होगी। सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए विधायिका सेंट्रल लेजिस्लेचर, जिसका नाम क्या है? पार्लियामेंट, संसद। और स्टेट गवर्नमेंट के लिए एक स्टेट लेजिस्लेचर होगी जिसका नाम नहीं है। क्यों नहीं है? 28 राज्य हैं तो कोई एक नाम हो ही नहीं सकता। तो हम कैसे बुलाएंगे? छत्तीसगढ़ लेजिस्लेचर, मध्य प्रदेश लेजिस्लेचर, हरियाणा लेजिस्लेचर। हिंदी में कैसे बोलेंगे? छत्तीसगढ़ विधायिका या विधानमंडल, मध्य प्रदेश विधायिका या विधानमंडल, ऐसे बोल देंगे, नाम लेकर बोल देंगे, तो हम समझ जाएंगे हम किसकी बात कर रहे हैं। क्लियर है? तो ये हो गया केंद्रीय विधायिका, और ये क्या हो गया? राज्य की विधायिका, स्टेट लेजिस्लेचर। ये सेंट्रल लेजिस्लेचर। क्लियर है? अच्छा, फिर इन यहां पर ना इसकी सीटों पर आते हैं। सबसे पहले जब इसकी लोकसभा में सीटों की जब बात आएगी तो 2 आंकड़े आएंगे, 2 नंबर आएंगे हमारे सामने। एक 543 543 और एक 550। जब राज्यसभा की बात आएगी तो यहां पे भी 2 आंकड़े आएंगे, एक 245 और एक 250। ठीक, ये क्या है? ये सीट्स हैं, लोकसभा सीट्स। लोकसभा सीट, एक सीट एक सदस्य, एक सीट एक सदस्य। हम कह सकते हैं कि लोकसभा में कितनी सीटें हैं? अभी 500। या लोकसभा में कितने सदस्य? 5। अच्छा, इन दोनों में इसको अपन क्या बोलते हैं? वर्तमान। ये प्रेजेंट ना, और ये क्या है? दिस इज द मैक्सिमम सीट्स, मैक्सिमम लिमिट ऑफ सीट्स, अधिकतम सीटों की संख्या। ये क्या है?
यह है वर्तमान सीटों की संख्या और यह है अधिकतम सीटों की संख्या, मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स, मैक्सिमम लिमिट ऑफ सीट्स। ठीक है। अगर आपसे कोई पूछे कि वर्तमान में लोकसभा में कितने सदस्य हो सकते हैं, कितनी सीट हो सकती है, तो आप क्या बोलोगे? 543। अगर आपसे कोई पूछे कि लोकसभा की में अधिकतम सीटें कितनी हो सकती हैं, तो आप बोलोगे 550। ठीक। बिल्कुल इसी तरह ये वर्तमान हो गया। राज्यसभा में वर्तमान में कितने सदस्य हो सकते हैं? 245। और राज्यसभा में सीटों की अधिकतम सीमा क्या है? 250। 250। समझ गए? अच्छा, अब इसकी और राज्य में इसकी, ये 3 हाउस। लोकसभा में सीटों की संख्या ये होगी, राज्यसभा में ये होगी, या किसी राज्य के विधानसभा में कितनी सीट होगी, ये किसके बेसिस पर तय किया गया है? जनसंख्या। जनसंख्या के आधार पर लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा की सीटों की संख्या निश्चित की गई। ठीक है, जनसंख्या। अब जनसंख्या मतलब कौन से वर्ष की जनसंख्या? क्योंकि हर 10 वर्ष में तो हमारे यहाँ जनगणना होता है, सेंसस होता है ना। 1771 की कौन सी वर्ष की जनसंख्या? अरे 1971 की जनगणना, सेंसस। कौन से जनगणना के आधार पर सीटों की संख्या तय की गई है? 1971। किसकी किसकी तय की गई है? लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा। विधान परिषद छोड़ दो, विधान परिषद नहीं, वो समझेंगे कैसे, ये समझ गए आप? कोई आपसे पूछे कि भाई लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा की जो कितनी सीटें हैं ये किस आधार पर तय की गई हैं, तो आपका जवाब होगा 1971 सेंसस, 1971 की जनगणना। ठीक। अच्छा, ये जो अधिकतम सीटों की संख्या निश्चित की गई है, लोकसभा में अधिकतम सीटें 550 हो सकती हैं, राज्यसभा में 250, ये कब तक के लिए फिक्स की गई है? कब तक के लिए? 2026 तक के लिए। कब तक के लिए? 2026। मतलब अभी भी लोकसभा में और कितनी सीट बढ़ाने की गुंजाइश बची है? 7 और बढ़ा सकते हैं, मतलब 550 हो जाएगी, लेकिन 2026 तक 550 से ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते। हालांकि बाद में ऐसा किया जा सकता है 2026 के बाद कि बेस ईयर को 1971 से बदल के 2011 कर दे, और इस जो 2026 तक की सीमा है बढ़ा को 2050 कर दे, और सीट बढ़ाकर हो सकता है लिमिट 1000 कर दे। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती जाएगी सीटों की संख्या बढ़ाई जा सकती है, एक प्रोसेस है। ठीक है। नाउ अब देखो, हर एक सदन में सदस्य होते हैं। सदन में कौन होता है? सदस्य। अच्छा, लोकसभा में सदस्य हैं, राज्यसभा में भी सदस्य हैं, संसद के दोनों हाउस सदन हैं, तो दोनों सदनों के सदस्यों को हम क्या कहेंगे? संसद के सदस्यों को कहेंगे सांसद। क्या कहेंगे? सांसद। इंग्लिश में पार्लियामेंट कहते हैं, सिंस दे आर 2 हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट ओनली, so the members of these houses will be called as members of parliament, members of parliament, MP। अरे साला, MP। आई, ये पूरा डांस क्यों कर गया? जार लग गया नोनी? अभी सर्दी खांसी चल रहा है रे बहुत, मुझे खुद 4-5 दिन से ठीक नहीं हो रहा है।
ठीक है, चलो समझ गए एमपी। अच्छा, यहां भी सदस्य होते हैं, यहां भी सदस्य होते हैं। ये हिंदी में क्या कहते हैं इनके सदस्यों को? विधायिका है तो विधायक, क्या कहते हैं? विधायक। चूंकि इंग्लिश में इसको कहते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली, तो इसके सदस्य को हम क्या कहेंगे? एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, और इसके सदस्य को मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक, क्लियर है? चलो नेक्स्ट डायग्राम में चलते हैं। लोकसभा, राज्यसभा, हिंदी में लिख देना ना, विधानसभा और विधान परिषद। ठीक है, अब देखो इन सब का कार्यकाल होता है, टेन्योर होता है ना, जो हाउस है ना इनका टेन्योर होता है, कार्यकाल होता है। अच्छा, एक और चीज उससे पहले भाई, संसद ये दो सदन है ना, एक निम्न सदन कहलाता है, एक उच्च सदन कहलाता है। तो केंद्र में यानी कि पूरे भारत के लिए निम्न सदन कौन सा? लोकसभा। और राज्य में निम्न सदन विधानसभा। तो ये दोनों क्या कहलाते हैं? निम्न सदन। क्या कहलाते हैं? निम्न सदन, लोअर हाउस। इन्हें क्या कहते हैं? लोअर हाउस। ठीक। और ये दोनों क्या कहलाते हैं? उच्च सदन। ये सब क्या कहलाते हैं? उच्च सदन, अपर हाउस, अपर हाउस। ठीक, लोअर हाउस, अपर हाउस। ठीक है। एक और चीज इससे पहले कि मैं बता दूं, सीटों का आरक्षण, आरक्षण नौकरियों में है, प्रमोशन में है, यहां भी आरक्षण है। लेकिन सीटों का आरक्षण, आरक्षण की व्यवस्था केवल निम्न सदन में होती है, केवल निम्न सदन में। रिजर्वेशन ऑफ सीट्स आर प्रोवाइडेड ओनली इन लोअर हाउसेस, एट द सेंटर लोकसभा, एट द स्टेट लेवल विधानसभा। केंद्रीय स्तर पे लोकसभा में और राज्य स्तर पे विधानसभा। उच्च सदन में सीटों का आरक्षण नहीं होता। फिर एक और सवाल, जब सीटों का आरक्षण होता है भाई किसको 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 किसको? तो 2019 से पहले बता रहा हूं, 2019 से पहले 3 लोगों को आरक्षण था, SC, ST, एंग्लो इंडियन, आंग्ल भारतीय, एंग्लो इंडियन आंग्ल भारतीय को था। आंग्ल भारतीय से क्या कहते हैं? आंग्ल भारतीय। आंग्ल मतलब अंग्रेज और भारतीय जानते हो, आधा अंग्रेज आधा भारतीय। अंतरराष्ट्रीय नफरत का उत्पाद। ठीक, ये था, ये व्यवस्था थी। अब इसके विषय में भी सुन लो। ये जो आरक्षण की व्यवस्था है लोकसभा और विधानसभा में, संविधान में ये परमानेंट व्यवस्था नहीं है ना, ये स्थायी व्यवस्था नहीं है। जब संविधान हमारा बन रहा था तो ऐसी व्यवस्था की गई कि इन समुदायों को नौकरी तो नौकरी में भी भाई ये समुदाय पिछड़े हुए थे, नौकरी में भी दिया जाना चाहिए, लेकिन साथ में इनको विधि निर्माण प्रक्रिया में भी, लॉ मेकिंग प्रोसेस में भी इनका रिप्रेजेंटेशन आना चाहिए, इनका प्रतिनिधित्व आना चाहिए। तो आरक्षण की व्यवस्था की गई। ठीक है। SC ST, ध्यान रहे OBC और महिला आरक्षण की बात हो ही नहीं रही यहां पर। आप कंफ्यूज हो सकते हो क्योंकि आप बार बार सुनते हो महिला आरक्षण और OBC आरक्षण, लेकिन आप सुनते हो पंचायत और नगर पालिका चुनाव में। यहां पर लोकसभा और विधानसभा में महिला आरक्षण और OBC आरक्षण नहीं है। इस बात को ध्यान में रख लो।
अच्छा, तो क्या हुआ कि ऐसा संविधान में ऐसा प्रावधान बनाया गया कि हर 10 साल में संविधान में संशोधन किया जा सके, अमेंडमेंट किया जा सके और इसको 10 साल के लिए आगे बढ़ा दिया जाए। तो जब से ये संविधान हमारा बना, हर 10 साल के लिए ये संविधान में संशोधन हुआ, अमेंडमेंट हुआ है ना, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ है और 10 साल के लिए बढ़ा दिया गया। बढ़ाते 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 चल रहा है। लेकिन अभी मोदी गवर्नमेंट ने एक ये वाला सीरियल नंबर का संशोधन किया, 104 संविधान संशोधन अधिनियम 2019, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2019। 2019 में हुआ, लेकिन ये जो आरक्षण जो व्यवस्था है लागू कब हुई? 25 जनवरी लागू कब हुई? जनवरी 2020 में। कब लागू हुई? ये एनफोर्स कब हुआ? जनवरी 2020 में। ये डेट आपको याद रखना है। ऐसे संशोधन हुआ 2019 में, लेकिन लागू कब हो गया? जनवरी 2020 में। ठीक है। क्या विशेष है? ये पूरा प्रोसेस समझोगे आप लोग ना आगे कि कैसे संशोधन अधिनियम होता है, क्या क्या होता है, अगली क्लास में जान जाओगे। फिलहाल के लिए बस इतना जान लो कि संविधान में अगर कोई नई चीज़ डालनी हो तो भी संशोधन होता है, कोई चीज़ निकाल के पुरानी चीज़ फेंकनी, बाहर फेंकनी हो तो भी संशोधन होता है। और एक संविधान संशोधन विधेयक आता है, संसद के तीनों अंगों से पारित होता है, संविधान संशोधन अधिनियम बन जाता है, तो मतलब अप्रूवल मिल जाता है कि वो संशोधन हो जाए। समझ गए? आगे जान जाओगे उसको। पहले बस इतना जान लो कब, कौन से क्रम का संशोधन है ये 104, कब हुआ? 2019 में। लागू कब हुआ? जनवरी 2020 में। क्या हुआ? इसने एससी और एसटी के आरक्षण को अगले 10 सालों के लिए लोकसभा विधानसभा में बढ़ा दिया, एससी एसटी को। लेकिन आंग्ल भारतीय, एंग्लो इंडियन के जो रिप्रेजेंटेशन है उसको नहीं बढ़ाया गया। सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा कि भाई आंग्ल भारतीय उसे बोलते हैं जिसके माता या पिता में से कोई एक यूरोपीय देश का नागरिक हो, है ना। यूरोप, हिंदी में अपन बोलते हैं यूरोप, लेकिन अंग्रेजी में हम लोग थोड़ा सा यूरोप, क्या बोलते हैं हम लोग? यूरोप। अगर अंग्रेजी मीडियम वाले यूरोप बोलेंगे मतलब वो अंग्रेजी माध्यम का स्टूडेंट नहीं है ना। लेकिन समस्या ये है कि हम लोग को अंग्रेजी माध्यम में भी शिक्षा दीक्षा ऐसी हुई है कि हम लोगों को जो पढ़ाने वाले भी इसी तरह बोल देते थे। नहीं, टूर पे जा रहे हैं तो हम भी टूर याद है हमको ना। मोर घर में नवा कार आए हैं तो हम भी वैसे ही है। ठीक, छोड़ो उसको, एंग्लो इंडियन पे आते हैं। जिसके माता या पिता में से कोई एक यूरोपीय देश का नागरिक हो और कोई एक भारतीय हो ना, मतलब अंतर्राष्ट्रीय विवाह, अंतर्राष्ट्रीय प्रेम। ठीक, और उनका जो उत्पाद होगा आधा अंग्रेज होगा, आधा भारतीय होगा। ठीक है। मान लो कोई यहाँ की महिला है, वो विदेशी पुरुष से शादी करती है। कोई यहाँ का पुरुष है, वो विदेशी महिला से शादी करता है। तो अगर भाई इन लोगों को नागरिकता मिल सकती है ना। नागरिकता अगर मिल जाएगी, भारतीय नागरिकता, तो माता पिता दोनों भारतीय हो जाएंगे। तब उनका जो उत्पाद होगा, प्रोडक्ट होगा, उन्हें आंग्ल भारतीय नहीं कहेंगे, उन्हें कहेंगे भारतीय हो गया वो ना। भले दिखे अंग्रेज जैसा। वो मेरे ख्याल से शशि कपूर का बेटा एकदम अंग्रेज जैसे दिखता था। हालत तुम लोग को, या शशि कपूर या देवानंद का बेटा, शशि कपूर का ना, कुछ फिल्मों में आया है, चला नहीं, शशि कपूर। अच्छा, आंग्ल भारतीय आपके जैसा बोलूँगा तो आपके दिमाग में आ जाएगा राहुल गांधी, क्योंकि माता इटली की और पिताश्री भारत के, है ना। तो उधर अंतर्राष्ट्रीय नफरत इस प्रकार से आपको दिख रहा होगा, जिसके प्रोडक्ट राहुल गांधी हैं, है ना। नफरत में कुछ कमी रह गई होगी, इसलिए राहुल गांधी थोड़ा सा कम है। लेकिन
राहुल गांधी की मम्मी सोनिया गांधी वो विदेशी थी, भले इटली की थी, लेकिन उन्होंने, भाई हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, वो अलाउ करता है कि अगर कोई विदेशी महिला शादी करेगी तो एक मीडियम है जिससे उसको यहाँ की सिटीजनशिप मिल जाएगी, नागरिकता मिल जाएगी। रजिस्ट्रेशन, पंजीकरण, आगे आप पढ़ोगे तो समझ जाओगे। पंजीकरण के माध्यम से, रजिस्ट्रेशन के माध्यम से किसी विदेशी पुरुष या महिला को भारत की नागरिकता मिल सकती है अगर विवाहित हों। तो उनकी माता ने अप्लाई किया और उनको मिल गया। तो अभी राहुल गांधी के मम्मी पापा दोनों भारतीय हो गए, तो राहुल गांधी के आंग्ल भारतीय हुए नहीं। लेकिन कैटरीना कैफ आज भी आंग्ल भारतीय हैं। उनकी मम्मी ब्रिटेन की है, ब्रिटिश पासपोर्ट है उनके पास, ब्रिटिश नागरिक, और पापा यहाँ के। ठीक है, दोनों के बीच में अंतर्राष्ट्रीय प्रेम हुआ जिसका बहुत खूबसूरत उत्पाद हमें कैटरीना कैफ के रूप में दिखाई पड़ता है। नहीं तो कहते हैं ना कि मजमून से लिफाफे का अंदाजा हो जाता है। लिखावट से लिफाफे का अंदाजा हो जाता है। हालांकि सुंदरता देखने वाले के आंखों में होती है। मैं तो इसलिए आप लोगों को देख के बोल रहा हूँ कि आप लोगों को बहुत खूबसूरत लगती होगी, मेरे को थोड़ी आड़ी तिरछी लगती है। इसे तोते जैसा उसका मतलब कुछ तरीके का होंठ बना ली है, ऐसा वैसा, जैसे उसमें और राखी सावंत में अंतर नजर नहीं आ रहा मेरे को। हाँ, ऐसे देखा जाएगा ना तो खूबसूरती ऐश्वर्या राय में है। ऐश्वर्या राय है ना, खूबसूरती उनमें है। नाक नक्शा कोई बनावटी नहीं, कोई ऐसे सर्जरी फर्जरी नहीं कराई है, जैसी थी नेचुरल वैसी है। मधुबाला थी हमारी, ब्लैक एंड वाइट जमाने की, बिना मेकअप के बहुत खूबसूरत दिखती थी, लोग कहते हैं। अभी की हीरोइनों को देख लो बिना मेकअप के, चुड़ैल से कम नहीं होंगी, है ना। हाँ, और एक तो वो जो वो नहीं वो है, अरे नहीं वो उसकी जो उसका तलाक जिसको छोड़ दी है वो डांस वांस करती, हाँ मलाइका, ये देखो जिसका जीके बहुत स्ट्रांग है। मलाइका अरोरा को कैसे चलती है, उस मतलब देखो, सोचो बाहर जब कैमरे पे आती सब कुछ बनावटी, ओरिजिनल चाल उसकी ऐसे ऐसे जैसे ऐसे पाँव छितरा गया उसका, बतख जैसे। चलो, तो भारत में ना ऐसे आंग्ल भारतीय बहुत कम है, बहुत कम ना, बहुत कम है। और अगर कॉन्स्टिट्यूशन ने, संविधान ने ये प्रावधान कर लिया कि भैया लोकसभा में दो आंग्ल भारतीयों के लिए सीटें आरक्षित हैं और राज्य की विधानसभा में एक आरक्षित सीट आरक्षित होगी आंग्ल भारतीय के लिए, एंग्लो इंडियन के लिए। भाई आरक्षण का मतलब क्या है, कम से कम उतने होने चाहिए। तो मजबूरी हो जाती थी, मान लो 100 ही आंग्ल भारतीय हैं और सब कोई योग्य नहीं है, कोई योग्य नहीं, तब भी मजबूरी हो जाती थी जबरदस्ती 2 लोकसभा में नॉमिनेट करवाना। प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते थे, मतलब प्रधानमंत्री वो 2 लोगों का नाम भेजे राष्ट्रपति को और राष्ट्रपति उन्हें साइन करके सदस्य बना देते थे। और एक राज्य में राज्यपाल, उस राज्य का राज्यपाल जो मुख्यमंत्री जो नाम भेजता था, राज्यपाल उसे साइन करके विधानसभा का सदस्य बना देते थे। ये मजबूरी हो गई थी। बता रहा हूँ देखो, आ रहा हूँ उस पर, आ रहा हूँ इसके अगले वाले सेक्शन में, उसी में आ रहा हूँ। इलेक्टेड और नॉमिनेटेड मेंबर्स, 2 प्रकार के सदस्य, आ रहा हूँ। एंग्लो इंडियन नॉमिनेट ही होते हैं, मनोनीत होते हैं, कंफ्यूज मत हो, आगे आने दे मेरे को, ठीक। तो ये व्यवस्था थी, है ना, ये 2019 से पहले व्यवस्था थी। तो मोदी गवर्नमेंट ने क्या किया, साला SC ST को अगले 10 साल के लिए बढ़ा देते हैं, इसको नहीं बढ़ाते, तो नहीं बढ़ाया। मतलब अभी लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीयों का आरक्षण नहीं है और किसी राज्य की विधानसभा में 1 आंग्ल भारतीयों का आरक्षण नहीं है। यह परिवर्तन कहां से हुआ, इस संविधान संशोधन से हुआ। क्लियर है, यहां तक समझ है ना, क्लियर, पक्का। अच्छा, अब देखो, किसी भी सदन में, कोई भी सदन में जो सदस्य होते हैं ना, वो 2 प्रकार के हो सकते हैं। सदस्य यानी कि मेंबर्स 2 प्रकार के हो सकते हैं। एक तो निर्वाचित, एक क्या हो सकते हैं, कैसे हो सकते हैं, निर्वाचित मतलब इलेक्टेड, और एक क्या हो सकते हैं, मनोनीत। एक क्या हो सकते हैं, मनोनीत।
यानी कि नॉमिनेटेड, यानी कि नॉमिनेटेड। इलेक्टेड मतलब वोट देकर जिसको चुनेंगे, जो सदस्य चुने जाएंगे बाय वोट, वो होंगे इलेक्टेड। लेकिन इलेक्टेड मेंबर्स भी दो प्रकार के होते हैं, एक प्रत्यक्ष निर्वाचित मतलब डायरेक्टली इलेक्टेड, और एक अप्रत्यक्ष निर्वाचित मतलब इनडायरेक्टली इलेक्टेड। ये समझ जाओ। अब डायरेक्टली इलेक्टेड को समझो, जहां आम जनता सीधे वोट करके चुनती है ना, लोग वोट करते हैं, जाते हैं, जिसको ज्यादा वोट मिलता है वो जीत जाता है चुनाव। तो ऐसे मेंबर्स कैसे होंगे? डायरेक्टली इलेक्टेड, जहां सीधे सारी जनता 18 साल से ऊपर के जिनके पास वोटर आईडी कार्ड है वोट करती है, तो वो डायरेक्टली इलेक्टेड। हमारे यहाँ डायरेक्टली इलेक्टेड और इनडायरेक्टली इलेक्टेड। अब देखो, इस सदन में 2 सदस्य नॉमिनेटेड, और नॉमिनेट कौन करेगा? सेंट्रल लेवल पे इन दोनों हाउस में नॉमिनेट कौन करेगा? राष्ट्रपति। कौन करेगा? राष्ट्रपति। और यहां पर राज्य में अगर ये होगा तो कौन करेगा? राज्यपाल करेगा नॉमिनेट। अपनी मर्जी से करेंगे, अपनी बाई से पूछ के करेंगे। केंद्रीय मंत्री परिषद, सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स या यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, अभी समझ जाओगे ये भी मंत्री परिषद, ये भी। और राज्यपाल राज्य की मंत्री परिषद, स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मतलब जो नाम ये बोलेंगे उन्हें ही प्रेसिडेंट नॉमिनेट करेंगे। जो नाम स्टेट में जो मुख्यमंत्री बोले कि राज्य की मंत्री परिषद बोलेगी, राज्यपाल के पास भेजेगी, राज्यपाल उसे नॉमिनेट कर देंगे, मनोनीत कर देंगे। अब सवाल आता है कि किसी भी सदन में 2 प्रकार के सदस्य हो सकते हैं ना, किसी भी सदस्य में। यहां पर 500, पहले क्या था? पहले 2 आंग्ल भारतीय मनोनीत किए जा सकते थे। कौन करता? राष्ट्रपति। और किसी राज्य की विधानसभा में 1 एंग्लो इंडियन मनोनीत हो सकता था, नॉमिनेट हो सकता था। कौन करता? राज्यपाल। लेकिन इस संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा और विधानसभा में मनोनीत सदस्य की व्यवस्था खत्म हो गई। खत्म कर दो इसको, खत्म। मतलब इन दोनों सदनों में अब सारे सदस्य कैसे होते हैं? निर्वाचित होते हैं, इलेक्टेड होते हैं। कैसे सदस्य होते हैं? निर्वाचित। किस प्रकार के? प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष? प्रत्यक्ष। डायरेक्टली इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं। प्रत्यक्ष निर्वाचित डायरेक्टली इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं। क्या कोई नॉमिनेटेड मेंबर होता है दोनों जगह? नहीं। कब से नहीं होता? ठीक है, समझ गए भाई? लोकसभा चुनाव होता है भारत में, हम लोग जाते हैं सवेरे सवेरे नहा धो के। तुम लोग जाते हो, मैं नहीं जाता। नहा धो सुबह नहा धो के तैयार होके लोग जाते हैं। बढ़िया त्यौहार है, मतदान करना है, लोकतंत्र का त्यौहार है, सेल्फी लेने जाना है। और लोगों को और अट्रैक्ट करने के लिए, यूथ को अट्रैक्ट करने के लिए अब हर उधर सेल्फी जोन बनाता है ना। ऐसे जाओ बीच में ऐसे उंगली करते हुए, उंगली बस यही वाला करना है। लोग गलत उंगली कर देंगे तो गलत मैसेज चला जाएगा। नहीं, कहाँ लगाते हैं? कौन सी उंगली में? इसमें लगाते हैं ना। ये जो इंक होता है, केमिकल कंपोजिशन, उसको क्या बोलते हैं? सिल्वर ऑक्साइड होता है शायद, छूटता नहीं है। सिल्वर नाइट्रेट या सिल्वर ऑक्साइड होता है। इलेक्शन का जो इंक होता है ना, वो कल वो दोनों आ गए थे क्लास, तो आज नहीं आए हैं, बदला लेने के लिए साले। कल पानी गिर रहा था भाई, लोग मेरे को मैसेज कर रहे थे, सर बहुत पानी। हाँ, सोनकर गुनैन नहीं आया था। नहीं, सिल्वर ऐसा कुछ रहता है रे, सिल्वर नाइट्रेट या सिल्वर आयोडाइड होता है। हाँ, आयोडाइड, सिल्वर आयोडाइड होना चाहिए।
चलो जीके है, खोज लेना बाद में। इधर आओ, नाइट्रेट है ना। चलो ये बात समझ गए। अब राज्यसभा में आते हैं। राज्यसभा में कितने मेंबर हैं और राज्यसभा में कितने मेंबर नॉमिनेट हो सकते हैं? 12। कितने मेंबर नॉमिनेट होंगे? 12। इसको ऐसे तोड़ लेते हैं अपन। भाई नॉमिनेटेड होंगे, मनोनीत भी होंगे और इलेक्टेड भी होंगे, निर्वाचित भी होंगे। मनोनीत कितने होंगे? 12। माइनस कर दो 233 कैसे होंगे? इलेक्टेड होंगे। लेकिन फिर से सवाल, ये होंगे कि ये होंगे? अप्रत्यक्ष। कैसे इलेक्टेड होते हैं ये? इनडायरेक्टली इलेक्टेड। अप्रत्यक्ष निर्वाचित सदस्य इनडायरेक्टली इलेक्टेड सदस्य होते हैं। मतलब राज्यसभा के 233 सदस्य जो होते हैं, इनमें हम और आप मतदान नहीं करते हैं। असल में इनको, ये जो एमएलएज होते हैं ना, एमएलए विधायक, हम इन जाते हैं, विधायकों को हम लोग चुनते हैं और ये विधायक राज्यसभा के मेंबर्स को वोट करके चुनते हैं। तो क्या लोग सीधे इनको चुन रहे हैं? नहीं, लोगों ने इनको चुना और इन लोगों ने इनको चुना, इसलिए कैसे हो गए? अप्रत्यक्ष निर्वाचित, इनडायरेक्टली इलेक्टेड। समझ गए? यहां तक क्लियर है सब कुछ? एक्ट पास हुआ 2019 में और ये एनफोर्स कब हुआ? 2020 में। हाँ, उसको सही कर लो। क्लियर है? इससे आगे बढ़ना मुश्किल है। अभी आप पहुंच टपक जाएंगे सब। तुम लोग आ गए थे 4 बजे आज है? मेरे ख्याल से कल से हम संविधान, वही टाइम रखना पड़ेगा, 4 बजे से 5:15। ये ज़्यादा ठीक रहेगा। बीच में ब्रेक रहेगा 5:30 से। ठीक है, ब्रेक ले लो। कल सैटरडे है। सैटरडे है ना कल? सैटरडे क्या? पॉलिटी तो आएगा, लेकिन तुम लोग अपने बैच के हिसाब से करो। दूंगा, चाहोगे दे दूंगा, क्यों नहीं दूंगा। कल क्लास रखी जाए कि नहीं? चलो मैं मैसेज कर दूंगा।